गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? आवाज जा रही है मेरी सबको? गुड इवनिंग सर। नहीं सर। आवाज आ रही है। नमस्ते, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी जी सर। ठीक है, तो एक तो टेस्ट दिया आप लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो इस बार ठीक ठाक लोगों ने टेस्ट दिया है। देखा मैंने स्कोर आप लोगों का, स्कोर ठीक है। पेपर थोड़ा टफ लगा होगा आप लोगों को। क्या रिस्पॉन्स है पेपर को लेकर के? टफ था थोड़ा सा? जी सर। सर तो टफ कुछ था। हाँ, थोड़ा सा टफ था। तो लेकिन जो आप लोगों ने स्कोर किया वो ठीक है पेपर के हिसाब से। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट्स को 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था वो दिया था मैंने उस वाले ग्रुप में। तो अगर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है कर लें। वैसे मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारा ही सॉल्व कराऊंगा। टाइमिंग आप लोग कभी भी कंफर्टेबल हैं। सानवी माइक म्यूट कर लीजिए एक बार, आवाज आ रही है। अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना हो तो क्या कभी भी सॉल्व करा सकते हैं? आप लोग कंफर्टेबल हैं? ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि दिन में हो 3 बजे के पहले, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, वो सबको ही मिल जाएगा। और हम करेंगे कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी, जिससे कि जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो एक तो क्वेश्चन पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, और दूसरा मॉडल क्वेश्चन। तो उसका शेड्यूल मैं कोशिश करूंगा कि आज शेयर कर दूं आप लोगों को, जिससे आप लोग प्रॉपर मेंटली प्रिपेयर होकर के टेस्ट दे पाए। कोशिश ये रहेगी, 20 क्वेश्चन बोला हुआ है मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए, लेकिन कोशिश रहेगी 25 क्वेश्चन कम से कम आप लोग कर पाए। तो उतना ही बोलना है जो प्रैक्टिकल हो, लेकिन कोशिश ज्यादा की रहती है। तो अगर मैंने 20 बोला है तो कोशिश ज्यादा की है। ये पेपर 1 के स्टूडेंट्स को उतना ही काम आएगा, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी उतना ही काम आएगा ये, जितना कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आएगा। तैयारी को लेकर के जो अप्रोच है वो है कंबाइन स्टडी करना, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करना। सामान्य तौर पे देखा जा रहा है कि लोग कंबाइन स्टडी नहीं कर रहे हैं, बांट बांट के चीजों को पढ़ रहे हैं। तो इससे जो क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि अगर आप फैक्चुअल बेस पे चीजों को पढ़ेंगे, बांट बांट के पढ़ेंगे चीजों को, तो एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी। दूसरा, वे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है। और तैयारी करने का बेसिक मतलब यही होता है कि जितना पढ़ा हुआ है उसके आधार पे जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी क्वेश्चन आप कर पाए। क्योंकि परीक्षा में सारे क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जाएंगे जो आपका पढ़ा हुआ है। इसलिए यूनिट वाइज टेस्ट में आपको वे सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि वे सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आपने पढ़ा हुआ है, उस बेस पे उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो वहां से आपकी थिंकिंग कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलता है। यूजीसी कर रहे थे हम लोग, और बताया गया था कि ये हायर एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में है ही एक पूरा टॉपिक। ठीक है, तो 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने यूजीसी की बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक एक चीज को लेकर के आप लोगों को कंफ्यूजन था, यूजीसी की स्थापना और उसको स्टेटूरी स्टेटस कब दिया गया। तो उसमें क्लियर कर दिया गया है। अगर पूछे यूजीसी की स्थापना कब हुई थी तो 1953 में। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1956 में। ठीक है, तो स्थापना 53 में ही हो गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा दिया गया 1956 में। तो संवैधानिक दर्जा देने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में स्थापित करना, कानूनी रूप से मान्यता देना। तो भारत भारत में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो विधि द्वारा स्थापित ना हो। तो कोई भी चीज वैसी होनी चाहिए जो विधि द्वारा स्थापित हो। बताइए मीमांसा, कुछ पूछ रही हैं आप? जी सर। हम्म। सर मैं ये कह रही हूँ कि जितने वो है मतलब पीडीएफ आपने भेजा है, मैंने हम्म। अभी उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है। मैं हम्म। ऐसे ही फोन पे पढ़ रही हूँ, तो ज्यादा बेहतर तो सर यही होगा ना कि मैं सब पीडीएफ निकलवा लूँ। तो सर इकट्ठा पीडीएफ, क्योंकि ऐसे एक एक मिलेगा तो दिक्कत होगी, तो एक साथ हो जाएगा क्या? मतलब इकट्ठा मिल जाए तो फिर मैं करा लूँ, क्या ठीक रहेगा सर? इकट्ठा का कॉन्सेप्ट नहीं ठीक रहता है, एक एक करके ही कॉन्सेप्ट ठीक रहता है। क्योंकि हमारा जो मेंटल थिंकिंग, मानसिक सोच ये होता है ना कि हम 2 4 5 पेज आसानी से पढ़ लेते हैं, एक ही बार 50 पेज मिलता है तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो आपको पीडीएफ नोट्स क्लास के पहले टुकड़ों में जो दिया जाता है, हम्म। उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जैसे आपको यूजीसी पे दिया, तो यूजीसी का करके आपने पढ़ लिया, फिर उस पे बताया गया उसको आपने सुन लिया, फिर अगला भेजा जाएगा, फिर उसको पढ़ेंगे आप। एक ही बार में अगर पीडीएफ बना के दूंगा तो आपको लगेगा बाप रे इतना पेज है, कौन पढ़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो एक कदम चलने में दिक्कत नहीं होती। अगर पहले ही बता दिया जाए कि 10 किलोमीटर चलना है तो आदमी घबरा जाता है।
ठीक है। नहीं ऐसा, ये तो मैं समझ रही हूँ, मैं प्रिंट आउट की बात कर रही थी क्योंकि सर यहाँ से प्रिंट दूर है आउट ना। करा लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए आप लोग, प्रिंट अच्छा आउट कर ठीक लेंगे है। तो आपका समय बचेगा, क्योंकि 15 दिन का समय है। तो जी प्रिंट आउट करेंगे तो अंडरलाइन करके पढ़ लेंगे, जैसे अभी मैं पीडीएफ से ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे लिखनी ना पड़े, टाइम सेव हो जाए ना। तो पीडीएफ जब समय कम हो तो पीडीएफ से पढ़ना चाहिए। इससे आपकी टू द पॉइंट जानकारी भी हो जाती है, लिखना नहीं पड़ता है ज्यादा, और चीजें आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो कम समय में ज्यादा कवरेज करने के लिए पीडीएफ ही ज्यादा सही रहता है। तो इसमें सारे बुलेट पॉइंट्स बना करके दे दिए गए हैं आपको, तो प्रिंट निकलवाइए, आप लोग पढ़ जाइए उसको। ठीक है। ठीक है सर, थैंक अंडरलाइन यू। करना रहेगा, अदरवाइज मोबाइल से फिर लिखेंगे आप लोग ना, तो अंडरलाइन करके रिवीजन कर जाइए, 3-4 बार पढ़ जाइए उसको, क्वेश्चन सही हो जाएगा, यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार होना चाहिए, इसको लेकर के यूजीसी का क्या रोल है, इसको हम लोग समझेंगे आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यही लगा हुआ है, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो आपको बताया मैंने कि हम सभी या आप सभी जो भी हैं उच्च शिक्षा के पार्ट हैं। उच्च शिक्षा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी। तो एमएचआरडी भी अगर कहीं लिखा रहे तो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री समझना है, ठीक है। एमओई बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा मंत्रालय ही समझना है, जिसका पहले नाम था एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यूजीसी का काम क्या है? यूजीसी का जो बहुत सारे काम है उसमें से एक काम है हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन हो, इसको सुनिश्चित करना। तो जब भी आप किसी चीज की गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे खाद्य की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, खाद्य वस्तुएं जो मार्केट में बेची जाती हैं उसमें कौन सी मिनरल या न्यूट्रिएंट्स किस मात्रा में होंगे। तो ये फांसी का काम है, FASSAI। आप देखेंगे कि उसको जो भी खाद्य वस्तुएं तो फांसी से प्रूव होना चाहिए, क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट चेक करता है कि वो है कि नहीं है। और इसके आधार पे वो जो वेजिटेबल होता है उसको ग्रीन का सिंबल देता है, जो नॉन वेज होता है उसको रेड का सिंबल प्रदान करता है वो, ठीक है। ऐसे एग्रीकल्चर में ट्रेडमार्क दिया जाता है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये काम यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। तो ग्रांटिंग करने के साथ ही, रेगुलेटरी बॉडी के साथ ही, स्टैंडर्ड गुणवत्ता क्वालिटी इंश्योरेंस का काम भी यूजीसी का है। तो जब भी आपको क्वालिटी इंश्योरेंस करना है तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, एक मानक बनाना पड़ेगा कि क्या मानक होना चाहिए जिसका सभी लोग पालन करें और एक गुणवत्ता मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये किसकी काम है? ये यूजीसी का काम है, और इस उद्देश्य के लिए भी यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो शिक्षा की गुणवत्ता करना, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, तो सभी को शिक्षा मिले, इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, शिक्षा में सिर्फ चीजों को रटाया जाएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर नहीं होगा, पाठ्यक्रम बेहतर तरीके से नहीं होंगे, लाइब्रेरी तक एक्सेस नहीं होगा, स्टडी मटेरियल्स आपके पास नहीं होंगे, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा आपके पास, तो फिर उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप कितना तेज पढ़ते हैं, कितना ज्यादा पढ़ते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं, से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो हमेशा इस बात पे जोर देना, जो सही गाइडेंस होता है, जो सही स्टैंडर्ड होता है, वो ये कहता है कि क्या पढ़ रहे हैं आप। तो क्या पढ़ रहे हैं का मतलब कंटेंट क्या है आपके पास, ठीक है, वो कंटेंट ठीक है कि नहीं है। दूसरा, कैसे पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं का मतलब स्ट्रेटजी क्या है आपकी। जैसे अभी हमने 15-20 दिन की स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसमें आपको सबसे पहले कंटेंट शेयर किया गया, और फिर बताया जा रहा है कि उसको पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसे होना चाहिए, जिससे कम समय में आप ज्यादा टॉपिक्स कवर कर पाए, वे सारे टॉपिक्स कर पाए जहां से परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे परीक्षा में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, एग्जाम क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो गाइडलाइन बनाना चाहिए, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, नैक, ठीक है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो नैक का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि नैक क्या है, ठीक है। इसका जैसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जो क्या करता है, यूनिवर्सिटी का जाकर के मूल्यांकन करता है, देखता है वहां पे पठन पाठन का माहौल कैसा है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर कितने योग्य हैं, स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है।
तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपको बताया गया था कि टीचर होते हैं, लर्नर होते हैं, टीचिंग करते हैं, और ये होता है एक एनवायरनमेंट में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। इवैल्यूएशन आता है इसमें, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन आता है। तो जो नैक होता है वो इन सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से किसी यूनिवर्सिटी का जांच करता है कि वहां पे टीचर की क्वालिटी कैसी है, टीचिंग पठन पाठन की क्वालिटी कैसी है, लर्नर को क्या क्या फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी कैसी है, बुक अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, टॉयलेट व्यवस्था है कि नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज है कि नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है जिसमें कोर्स क्यूरिकुलम से लेकर के सारी चीजें आ जाएंगी, क्या पढ़ाया जाता है, अप टू डेट है कि नहीं सिलेबस वहाँ का, ना। तो ये सारी चीजें, इसके साथ इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा अपनाया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है, क्या इंटरनेट वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन है कि नहीं यूनिवर्सिटीज में, क्या स्टूडेंट्स को जो इक्विपमेंट्स मिलना चाहिए, जैसे आईसीटी में पढ़ा कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी में कितने कंप्यूटर लैब्स हैं, कितने स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के आधार पे नैक क्या करता है, यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग करता है, A+, A++, इस तरह से जो उसने क्राइटेरिया बना रखा है वो करता है। दूसरी तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये सरकार क्या करती है, यूजीसी क्या करती है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी आपने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू यूजीसी क्या कर रही है, स्टैंडर्ड बना रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। ठीक है, 4 ईयर ग्रेजुएट होना चाहिए, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए जो कि इवेल्युएशन का पार्ट है, मूल्यांकन सिस्टम का पार्ट है। तो सिलेबस से लेकर के, ठीक है, और कोर्स क्यूरिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, स्किल से रिलेटेड दी जानी चाहिए। तो एक ऐसी समावेशी शिक्षा मिले सबको, एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप हो जिससे स्टूडेंट का जो शिक्षा को लेकर के आपको बताया गया था कि शिक्षा का बेसिक उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ करना है। ठीक है, जो आपने थिंकर्स को पढ़ा कि स्टूडेंट में नैतिकता लेकर के आना है, उसका चारित्रिक विकास करना है, व्यवहारिक परिवर्तन करना है। ठीक है, उसका जो दृष्टिकोण हो वो व्यापक हो, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो एनईपी 2020 के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हेकी की स्थापना करना, हेकी की बात चल रही है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी की जगह पे। अभी क्या करता है यूजीसी, जैसे नैक के थ्रू काम कर रहा है, और इसी तरह से टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके लिए एआईसीटीई है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जब हेगी की स्थापना हो जाएगी, हेगी के बारे में मैंने ऐड किया है पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनईपी 2020 का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो पूछेगा हेगी के बारे में किस में बात किया गया, किस शिक्षा नीति में बात किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, और उससे पहले 2025 क्या था, उसके पहले 1986 क्या था, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, किस तरह की शिक्षा पे जोर दे रही है, मातृभाषा को लेकर के क्या सरकार का है। ठीक, तो हेगी की स्थापना की जा रही है किसकी जगह पे, यूजीसी की जगह पे। तो ये पूछ सकता है कि किसमें हुआ है और हेगी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है ये, किसकी बात हो रही है। तो इसके लेकर के भी कानून बनाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कमेंट्स लिया जा रहा है। तो एक तो नैक हो गया और दूसरा एनईपी 2020 हो गया। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से हायर एजुकेशन में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। तो एक तो नैक हो गया, अगर ऑप्शन में नैक है तो नैक पे आप टिक करेंगे कि ये देता है, स्टैंडर्ड बनाता है। दूसरा, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाइए। क्यों? क्योंकि नैक यूनिवर्सिटी की क्या करता है, मूल्यांकन करता है, चेक करता है जा करके। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसका मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ कैसा हो, क्यूरिकुलम कैसा हो, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी हो कि नहीं हो, वो सारी चीजें इसमें ऐड करता है। तो ये दोनों ही मिल करके काम करते हैं। नैक का फुल फॉर्म पूछ लेगा क्या होगा, तो बताइए क्या होता है फुल फॉर्म। ठीक है, और क्या करता है ये, कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों को ही मूल्यांकन करता है और उन्हें ग्रेड देता है कि कौन से ग्रेड में है वो। ठीक है, शिक्षकों की जो योग्यता है वो कैसी होनी चाहिए इसको, और जो क्यूरिकुलम है, कोर्स क्यूरिकुलम है, पाठ्यक्रम का लेवल कैसा होना चाहिए, उसको भी डिफाइन करता है। ठीक, तो पूछेगा कि जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए यूजीसी जो कार्य कर रहा है, क्या उसमें शिक्षकों की योग्यता भी आती है, बोलिए यस आती है। तो अगला पॉइंट ही है इनहेंसिंग टीचर्स क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी। शिक्षा की जब बात होगी तो अभी मैंने जो इमेज बताया आपको, इसमें सारी ही चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी, सबकी बात होगी। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेडिंग होगा या जो पॉलिसी बनेगी
वो इन सबके लिए ही बनेगी, क्योंकि शिक्षा इसको मिल करके बनता है, इसलिए इसको बाइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब शिक्षकों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए यूजीसी क्या काम करता है? निम्नलिखित में से शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए यूजीसी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाते हैं? तो आप सभी क्या कर रहे हैं? आप सभी शिक्षक बनना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एक शिक्षक की परीक्षा है। पीएचडी जो आप करेंगे इसका रास्ता भी रिसर्च और टीचिंग का ही जाता है। तो क्या करना होगा आपको? एनटीए के थ्रू नेट की परीक्षा दे रहे हैं आप। तो नेट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा क्यों लिया जाता है? ताकि ऐसे लोग जो टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं वही लोग आए। ठीक है। तो नेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे सेट की परीक्षा ये किया जाता है। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एमए और प्लस नेट अनिवार्य किया गया है। ठीक है। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि योग्यता वाले टीचर आए, उनके अंदर बेसिक नॉलेज हो टीचिंग और एलिजिबिलिटी को लेकर के। इसीलिए एनटीए के पेपर 1 में जनरल पेपर डाला गया है, जिसमें 10 यूनिट में आपको सारी चीजें पढ़नी होती है। उसके साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलता रहता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो बीच बीच में आप लोगों का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, बीच बीच में टीचर्स की ट्रेनिंग भी देना है। जैसे जैसे सीबीसीएस आया, अब जो पहले से टीचर थे, नया नया सीबीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ, उनको क्या पता? तो फिर उनको यूजीसी इस बात की व्यवस्था करती है कि एक टीम बनेगी और यूनिवर्सिटी में जाकर के लोगों को क्या करेगी, सीबीसीएस क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चैलेंजेस है, उसको उस पे वेबिनार हो सकता है, ऑनलाइन सेशन हो सकते हैं, सेमिनार हो सकता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज हो सकता है। इसके साथ ही और क्या कर रहा है? उच्च शिक्षा की गुणवत्ता। गुणवत्ता की जब बात करेंगे तो उसमें रिसर्च भी आएगा और इनोवेशन भी आएगा। किसी भी देश और समाज के विकास के लिए जरूरी है कि वहां पे रिसर्च हो, नए ज्ञान की खोज हो, या पुराने ज्ञान को नए तरीके से देखा जाए, जो रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पढ़ा। अगर रिसर्च की क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो उस देश या समाज में नए ज्ञान नहीं आ पाएंगे, नई नई चीजें नहीं आ पाएंगी। फिर इस देश या समाज को दूसरे समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे इनोवेशन के फील्ड में देखें तो जितना वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में, सोसाइटी में इनोवेशन है, वहां की चीजें जितना हमारे ऊपर आई हैं हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रिसर्च के लिए एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें तर्क कर पाए लोग, पठन पाठन कर पाए। जो तक्षशिला नालंदा इसके लिए जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनको राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा गया। वहां पे एक लोकतांत्रिक परिवेश था, स्टूडेंट चिंतन करते थे, वाद विवाद करते थे, विमर्श करते थे, नई चीजें वहीं से निकल करके आती हैं। ठीक है। और रिसर्च के लिए और क्या चाहिए? रिसर्च के लिए और आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिसर्च के लिए आपको किताबें चाहिए, रिसर्च के लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए। ठीक है। और रिसर्च के लिए आपको चाहिए पैसा, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद हायर एजुकेशन में जाना टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसे श्रम साध्य प्रक्रिया, लेबोरियस प्रोसेस है ये। और 5 साल अगर कोई रिसर्च करेगा तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि पीएचडी करते करते लोग ठीक ठाक उम्र में आ जाते, शादी विवाह वाले उम्र में आ जाते हैं। ठीक है। तो सरकार को इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको जो रिसर्च करने के लिए, क्योंकि जो रिसर्च करेंगे वो देश और समाज के लिए करेंगे, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं वो। तो सरकार को इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि इस तरह के शोध इन्वायरमेंट या रिसर्च वातावरण बनाए जिससे ज्यादा लोग रिसर्च में आए और उनको आर्थिक सहायता मिलने से वो पूरी तरह से रिसर्च पे फोकस कर पाते हैं। तो जो जेआरएफ स्कॉलरशिप दिया जाता है वो मेधावी छात्रों को इसलिए दिया जाता है जिससे कि वो अपने शोध कार्य पर फोकस कर पाए। परिवार की जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं जो कि आर्थिक ही होती हैं मोस्टली, तो वहां उनका ध्यान न रहे और वो पूरी तरह से अपने शोध कार्य को अच्छे से करें, ज्ञान के नए नए चीजें लेकर के आए, इनोवेशन लेकर के आए, जो अंततः समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक होगा। ठीक है। तो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना किसका काम है? यूजीसी का काम है। इसके लिए मानदंड बनाना, क्राइटेरिया बनाना, उसका इम्प्लीमेंट करवाना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है? जैसे जेआरएफ, एसआरएफ किया है। ठीक है। अच्छी रिसर्च पत्रिकाओं में छपे यूजीसी केयर लीड, स्ट्राइड स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। तो केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ अन्य जो विकासशील देश हैं वहां पे शिक्षा का वातावरण कैसा है, शोध का वातावरण कैसा है, उनसे कोऑर्डिनेट करके काम करना और उनसे क्या करना, उनके संपर्क में रहना, जिससे आपको पता चले कि वहां किस तरह के रिसर्च और बाकी चीजें हो रही हैं। तो स्ट्राइड स्कीम किसके लिए आया है? हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन से उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम है? तो ऑप्शन में अगर कहीं स्ट्राइड दिखे तो बताइए कि यस ये है, जिसका बेसिक काम ये
जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, उनके साथ ही रिसर्च और ट्रांस डिसिप्लिनरी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डिसिप्लिनरी, जैसे हिंदी साहित्य के स्टूडेंट कल्चर में जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। तो बीच में मैं फॉरेन वाला डाला करता था जेआरएफ वाले ग्रुप में। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो जो जेआरएफ जो बाकी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप वाला आता है, जिसमें कोई पीएचडी करना चाहे, तो अदर स्ट्रीम में भी कर सकता है, मिलते जुलते, जैसे हिंदी साहित्य वाले अक्सर कल्चर में करते हैं या सोशल साइंसेस से रिलेटेड किसी स्ट्रीम में कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जानने वाले हैं जो गए और करके आए। कई लोग गए पर्चा प्रेजेंट करने जाते हैं, पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, तो जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा तो मैं शेयर कर दिया करूंगा। बीच में मैंने किया था, फिर आप लोगों का जब शेयर करो कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि आप लोग उपेक्षा वाले भाव में हैं, तो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि सारी चीजें रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है ना। अगर कुछ चीजें डाली जाएंगी, आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो मुझे लगा कि आप लोग चाहते हैं, फिर और बढ़ेंगी वो चीजें। रिस्पॉन्स कम करेंगे तो कम होती जाएंगी चीजें वो ना। तो बताइएगा मुझे, अगर उसकी जरूरत होगी फिर मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा, जो भी आती रहती हैं चीजें। तो स्ट्राइड का पूछेगा, बता देना है कि हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन से रिलेटेड है। क्यूरिकुलम एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी इंप्रूवमेंट, पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण की पद्धति कैसी हो, क्योंकि सारा खेल टीचिंग मेथड का है। अगर टीचिंग मेथड ठीक नहीं होगा तो स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस में ठीक तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट को ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट, तो सीबीसीएस पे पूरा एक वीडियो, एक पूरी क्लास हुई थी टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो रिकॉर्डेड सेशन है टीचमेंट पे, वहां से आप लोग पूरे डिटेल में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीसीएस। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब यही हुआ कि अपने सब्जेक्ट के साथ ही, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव होता है, और उसके अलावा स्किल वाली चीजें होती हैं, तो आपको एक मेन पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ना है, और उससे रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती हैं जिससे आपको रोजगार में या स्वावलंबी होने में मदद मिलेगी, जिससे आपकी स्किलिंग बढ़ेगी। तो उसके उन्होंने क्या किया, स्वयं से भी कनेक्ट किया है, और यूजीसी ने गाइडलाइन इशू किया कि अगर स्वयं पोर्टल पे भी कोई पढ़ करके वहां से सर्टिफिकेट लेता है तो ये वाला क्रेडिट उसके यूनिवर्सिटी या कॉलेज मना नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें स्वयं और मूक्स प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। अगर उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पाठ्यक्रम और शिक्षा पद्धति में सुधार को लेकर के निम्नलिखित में हाल ही में कौन से बदलाव किए गए हैं, तो हाल ही में सीबीसीएस लेकर के आया गया है। और इसके साथ ही सरकार ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कर रही है, जिसमें स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। ये आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चार जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम है, ये भी पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को लेकर के आएगा। पहले क्या होता था, कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन लिया, 3 ईयर का प्रोग्राम है, तो अगर वो 3 ईयर कंप्लीट नहीं करता था तो उसका 2 साल का मेहनत बेकार हो जाता था। जैसे मैंने 2 साल ग्रेजुएशन किया, फाइनल ईयर नहीं कर पाया, तो मुझे क्या मिलेगा, डिग्री मिला ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया, 1 ईयर पे सर्टिफिकेट कर दिया, 2 ईयर पे डिप्लोमा कर दिया, 3 ईयर पे डिग्री कर दिया, 4 ईयर कर लेंगे तो आपको एमए करने की जरूरत नहीं है, सीधे जेआरएफ वगैरह दे सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि स्टूडेंट जितना भी पढ़ पाए उसका उसको सर्टिफिकेट्स मिले, और उसके साथ ही जो अदर एक्टिविटीज आप करेंगे वो भी आपको मिल जाए, जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहेगा तो कहीं आप जाएंगे तो लगा सकते हैं उसको। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल डोमेन में है। आईसीटी पढ़ाते हुए आपको बताया गया, अभी आईसीटी चल ही रहा है। तो जब तक डिजिटल शिक्षा को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, यूजीसी बढ़ावा नहीं देगी, तब तक हायर एजुकेशन में क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी आप जो दिल्ली से मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोग कर पा रहे हैं, आपको क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी क्लास मिल रहा है। क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि हम लोग डिजिटली कनेक्ट है, गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट। अगर हायर एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो लोकल लेवल पे चीजें रहेंगी वही मिल पाएंगी, इससे स्टूडेंट डिजिटल डिवाइड का शिकार हो जाएंगे, दिक्कत होगी उनको। तो स्वयं पोर्टल, स्वयं का फुल फॉर्म पूछ लेता है, बता दीजिए। एनपीटीएल, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट लर्निंग, तो टेक्नोलॉजी को कैसे इनहेंस किया जाए ये सिखाना है, कैसे उसको किया जाए ये काम करता है। और ईपीजी पाठशाला, तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा और आईसीटी को प्रोत्साहन करने के संदर्भ में कदम उठाए गए हैं या से संबंधित है, तो बताइए स्वयं है, एनपीटीएल है, पीजी पाठशाला। ऑप्शन में अगर इन तीनों में से कोई एक हो तो लगा सकते हैं, तीनों ही दिया हुआ है तो ऑल ऑफ द अबव लगा के आगे बढ़ जाइए। जो ऑनलाइन सीबीसीएस के थ्रू क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लोग स्वयं पोर्टल पे पढ़ें और वहां से क्रेडिट ट्रांसफर हो पाए। स्मार्ट क्लासरूम जो होता है, वर्चुअल वेब्स जैसे गूगल मीट्स हो गया, जूम हो गया, ठीक है, एप्स हो गए, ये सारे डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं।
सोशल इंक्लूजन एंड स्कॉलरशिप, तो ऐसे ऐसे तबके जो समाज के विकास की अवस्था में पिछड़ गए हैं, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए, जो वंचित वर्ग हैं, जिनके पास जीवन के लिए मूलभूत चीजें नहीं है, उनको भी एक एक बेहतर समाज बनाने के लिए उनको भी शिक्षा देनी होगी, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लेकर के आनी होगी। यूजीसी इस पे भी काम करता है। हायर एजुकेशन में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन भी जरूरी है। उन सारे लोगों को भी लेकर के मुख्य धारा में आना जरूरी है, तभी जाके सही से समाज का विकास हो पाएगा। तो इसके लिए यूजीसी क्या करती है, स्कॉलरशिप्स का प्रमोट करती है। जैसे जब हम लोग कर रहे थे डीयू से एमफिल, तो मेरा तो जेआरएफ था, तो जिनका जेआरएफ नहीं था तो उनको 8,000 रुपये महीना मिलता था। पीएचडी में मिलता था 8,000 रुपये महीना। जिनका जेआरएफ नहीं था उनको भी मिलता था, ताकि वो पीएचडी ठीक से कर पाए, एमफिल ठीक से कर पाए। 8,000 रुपये मतलब कुछ तो उनको मदद मिल जाए। बाद में ये चीज भी खत्म कर दिया गया। लोगों ने बहुत आंदोलन किया, स्टूडेंट्स ने जाकर के यूजीसी के पास, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, ये एक ठीक कदम था। ऐसे अगर कोई बच्चा पीएचडी में एडमिशन लिया है और उसका जेआरएफ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर वो पीएचडी कर रहा है, तो कुछ खर्चा उसको देना चाहिए सरकार को। तो ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज में मिलते थे, देश के सभी विश्वविद्यालयों में तो मिलते नहीं थे, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलते थे। तो ये होना चाहिए, अभी नहीं है लेकिन हो सकता है कि सरकार करे, क्योंकि सुब्रमण्यम कमेटी कह रही है कि 6% जीडीपी का खर्चा करिए। जिस दिन 6% जीडीपी का खर्चा होगा शिक्षा पे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो उसके पीछे बहुत सारे बिहेवियरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर भी है, जिसपे जो मतलब बातचीत में आ सकता है। वो सैद्धांतिक रूप से तो यही सारी चीजें हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इंदिरा गांधी सिंगल राष्ट्रीय फेलोशिप, तो ये सारी चीजें बतानी है। एनएफएससी और बाकी चीजें इसमें आएगा, जेआरएफ एसआरएफ सारा ही आ जाएगा। महिला सशक्तिकरण भी करना है, क्योंकि महिलाओं को भी शिक्षा में लेकर के आना। आधी आबादी अगर शिक्षित नहीं होगी तो देश की जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूशन करेगी, देश का सामाजिक विकास कैसे होगा। कोई पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, कोई महिला शिक्षित होती है पूरी एक पीढ़ी शिक्षित हो जाती है, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण, परिवार का पूरा दायित्व तो लगभग महिला के पास ही होता है। ठीक है, तो अगर महिला पढ़ी लिखी हुई होगी तो परिवार अच्छा होगा, बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिलेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी, क्योंकि पहली माँ गुरु ही होती, मतलब पहली गुरु माँ ही होती है। ठीक है, तो महिलाओं को शिक्षा देना उतना ही अनिवार्य है। तो पीडीएफ फॉर वुमेन, पीडीएफ फेलोशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीडरशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन हायर एजुकेशन, ये भी इसी को लेकर के हुआ है। महिला विमेन यूनिवर्सिटीज की स्थापना करना, और जो प्रेग्नेंट रिसर्च स्कॉलर्स हैं, लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनको सहायता करना। और इसके साथ ही न्यू यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करना, तो सेंट्रल स्टेट, ये सारी चीजें आज वाली क्लास में हम लोग करने वाले थे, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी ना। ये पिछले क्लास में भी हुआ था, तो रिवीजन हो गया आप लोगों का। ठीक, भारत में विश्वविद्यालय जो यूजीसी है क्या करता है, ना सिर्फ मान्यता प्रदान करता है, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने का काम करता है, बल्कि विश्वविद्यालयों का क्या होगा सारी चीजें देख रेख वही करता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन से होते हैं, तो आपको पिछली क्लास में बताया था। सिमरन म्यूट कर लीजिए माइक, कि जो भारत सरकार या पार्लियामेंट के अधिनियम के द्वारा स्थापित होते हैं। 2024 तक इनकी कुल संख्या 54 है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की देश में। सिमरन खन्ना माइक म्यूट करिए। देश भर के छात्रों के कोई भी जा सकता है, यूजीसी और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, ऑटोनॉमी होती है ये। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये सब पार्लियामेंट के अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी कौन से होते हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं। पिछली क्लास में डिटेल में बताया था आप लोगों को, संबंधित राज्य द्वारा। वर्तमान में संख्या कितनी है, 450 2024 तक। और विशेषताएं क्या है, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, राज्य के छात्रों को आरक्षण लाभ भी मिलता है, और कई विश्वविद्यालय विशेष विषयों में विशेषज्ञता भी रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी, तो ये सारी चीजें स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन से होते हैं, यूजीसी द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं, स्वायत्तता होती है इनको, लेकिन यूजीसी के गाइडलाइंस के थ्रू ही चलना होता है। तो वर्तमान में 125 संख्या है 2024 तक की। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यूजीसी के जो हायर एजुकेशन को लेकर के स्टैंडर्ड है, उसको पूरा करने पर ही मान्यता मिलती है। तो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर कोई फुलफिल कर लेता है और यूनिवर्सिटी को अप्लाई करता है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी,
तो विशेष रूप से यूनिवर्सिटी यूजीसी उसको मान्यता दे सकता है कि ठीक है आप कर सकते हैं। ऑटोनोमस होती हैं, लेकिन सरकार से आंशिक रूप से वित्तीय सहायता इनको मिलती है। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम और जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है ये स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ISC बेंगलोर, तो ये सारे क्या है, सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, राज्य सरकार के अधीन लेकिन निजी रूप से वित्त पोषित। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हैं ये निजी रूप से, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता, आंशिक रूप से भी नहीं होता है। ठीक है, निजी संगठन कोई भी खोल सकता है, हम आप भी खोल सकते हैं। यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, पैसा खुद से लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं देगी यूजीसी, ना सरकार देगी। ठीक है, तो फी और बाकी चीजें भी अपने हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि वो पैसा मिल नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि सेम कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोई करेगा तो 4 लाख में होगा MBA का, गवर्नमेंट से कर लेंगे 50,000 में हो जाएगा या 1.5 लाख में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार आपको यहाँ पे सब्सिडी दे रही है, यहाँ पे प्राइवेट आदमी खुद से पैसा लगा रहा है तो वो लेता है उसमें पैसा। तो खुद एंट्रेंस एग्जाम करेंगे, शुल्क संरचना खुद की होगी, सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करता है जिसमें पैसा नहीं देता है फाइनेंशियली, जब तक कि जनहित में जरूरी ना हो। सरकार जनहित में चाहे तो कर सकता है, इंटरवीन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हम समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं के समर्थक हैं। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पूंजीवादी व्यवस्था की सूचक है, और बाकी जो यूनिवर्सिटी जो सरकार द्वारा फंडेड है, ठीक है, या तो सरकार के पूर्णतः अधीन में है या क्या है, आंशिक रूप से है, तो उसमें सरकार का नियंत्रण होता है, उसमें फी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते वो, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है उनको। तो पूर्ण वित्त पोषित किससे होगा, ये फुल्ली फाइनेंस होता है प्राइवेट द्वारा, और उच्च गुणवत्ता और ये सारी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ये। जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, OP जिंदल हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया पंजाब का, तो ये सारी चीजें आती है। इसके बाद कौन सा अगला क्राइटेरिया कौन सा होता है, 5वां, ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस लर्निंग के लिए, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जोड़ा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्वायत्त, तीनों का हो सकता है। 2024 तक इनकी संख्या कितनी है, 15। ठीक है, कोई नियमित कक्षाओं की अनिवार्यता नहीं होती, सैटरडे संडे किसी दिन क्लास होती है, नोट्स दे देते हैं, वो प्रिंटेड मटेरियल मिल जाता है। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या डिस्टेंस एरिया में जो छात्र रह रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग से। जैसे इग्नू हो गया, राजस्थान राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सारे इसमें आ गए। ठीक है, क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो यूजीसी की स्थापना पता ही आपको कब हुई थी, 1953 में हुई थी। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यूजीसी और नई शिक्षा नीति, ठीक है, तो नई शिक्षा नीति पे हुआ था, लेकिन थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो कर पाएंगे आप लोग। नई शिक्षा नीति क्या है, इस पे एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, डिटेल एनालिसिस के लिए आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए यहाँ पे एक ओवरव्यू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 में कराया गया था, हायर एजुकेशन सिस्टम का भी वो पार्ट है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, 29 जुलाई 220, तो डेट पूछ लेगा कब आया था, यही पूछ सकता है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, इंक्लूसिव बनाना है, समावेशी, फ्लेक्सिबल और स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो याद रखना है स्किल बेस्ड। अगर पूछ ले कि न्यू शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए और उसमें लिखे कौशल आधारित शिक्षा, तो उस पर टिक मारिए, बोलिए यस। ठीक है, 10+2 शिक्षा प्रणाली क्या क्या कर दिएगा, 5+3+3+4 मॉडल में, तो ये 4 क्या है ये बताइएगा आप लोग देख करके। मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, यूजीसी AICTE और NCT को एकल निकाय में विलय करने का प्रस्ताव है, तो मैंने वो क्या बोला कि AICTE टेक्निकल देखता है, ठीक है, इसी तरह से मेडिकल वाला अलग देखता है, इसी तरह से बाकी चीजें अलग देखता है, तो कई सारी बॉडीज हो गई हैं। तो गुणवत्ता बनाने के लिए कोई एक बॉडी हो, जैसे वर्तमान सरकार है, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक वोट, समझ रहे हैं आप लोग, तो एक देश एक संस्थान, इस तरह का करने के। तो क्या करना है, यूजीसी की जगह हैकी की स्थापना कर रहे हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। होलिस्टिक एजुकेशन को लेकर के आना है, समग्र शिक्षा को लेकर के आना, बहुत जल्दी हो सकता है कि हट जाए कि नेट एग्जाम देने के लिए एमए में सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। किसी भी विषय में आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं जिसमें आप देना चाहते हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। ठीक है, और राष्ट्रीय क्रेडिट बैंक की स्थापना करना,
राष्ट्रीय क्रेडिट बैंक पूछे किसके थ्रू है तो बोलिए एनईपी 2020 के थ्रू है। तो पहला मल्टीडिसिप्लिनरी, आपको पता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, एनईपी 2020 के थ्रू। डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देना और यूनिवर्सिटी की जगह हैकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करना। हैकी के कितने पार्ट होंगे, 4। एनएचईआरसी उच्च शिक्षा का मानक तय करेगा, नैक एक्रीडेशन देगा, एचईजीसी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और जीसी पाठ्यक्रम विकास पर जोर देगा। तो एक एकल नियामक संस्था बन जाएगी, उसके जो भाग होंगे सबके वर्क एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली होगा ताकि सभी लोग अपने काम पे ठीक तरीके से फोकस कर पाए। मातृभाषा में उच्च शिक्षा दिया जाना मातृभाषा और स्थानीय भाषा में होगी। तो अब देखेंगे कि एनआईटीज में अब हिंदी में पढ़ाया जाने लगा है, उच्च अदालतों में भाषा जो है अब हिंदी होने लगी है, तो मातृभाषा में लेकर के आना। शिक्षक में टेट को अनिवार्य करना, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बिना कोई बन ही नहीं पाएगा, ये अनिवार्य करना है। बिना एलिजिबिलिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट ये बिना कोई टीचर हायर ही ना किया जाए, चाहे वो नीचे लेवल पे हो, एलिमेंट्री लेवल पे हो या हायर एजुकेशन लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। और टीचर को लगातार प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपडेटेड हो चुके हैं, 3 लाख रुपए महीने की सैलरी उठाते हैं और उनको पता नहीं पढ़ाते कैसे हैं, लेकिन टीचर है तो कोई कुछ बोल नहीं पाता है। अब समझ पा रहे हैं? तो उनका कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, 5 लाख सैलरी हो चुका है उनका, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज गूगल मीट, दे डोंट नो हाउ टू यूज इंटरनेट ना, इससे स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। तो निरंतर उनकी डेवलपमेंट हो, निरंतर उनकी ट्रेनिंग हो जिससे स्टूडेंट को फायदा मिले, ये सारी चीजें। हेगी की स्थापना क्यों किया जा रहा है, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी मेन पॉइंट बता दिया मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कब प्रस्तावित है ये, 2020 में ना, इस अभी विधायी प्रक्रिया जारी है। क्या करना इसका उद्देश्य है, उच्च संस्थानों में गुणवत्ता सुधार करना, एकल नियामक प्रणाली लागू करना, एकेडमिक की स्वतंत्रता करना। मैंने बोला कि जब तक आप गुणवत्ता नहीं बढ़ा पाएंगे, जब तक स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं करेंगे, स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से चिंतन कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक विश्वविद्यालय में एक लर्निंग या फ्री इन्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़कियां 6 बजे गर्ल्स हॉस्टल से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उतना ओपन स्पेस नहीं है जिसमें कि लर्निंग इन्वायरमेंट हो पाए। बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, छोटे 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 भैया नेता का दिक्कत रहता है, वहां पे बच्चे पढ़ नहीं पाते, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। टीचर कोई सिर्फ जानता है विधायक को, नहीं पढ़ाएगा, कोई कुछ बोलेगा तो विधायक जी के आदमी आ जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में। अब समझ पा रहे हैं? तो नहीं पढ़ाई हो पाती है, दिक्कत है उसके पीछे। बहुत सारे लोग अपना लोकल एरिया छोड़ करके दूर पढ़ने इसीलिए जाते हैं ताकि वह ठीक ठाक से पढ़ाई हो पाए। तो लोकल क्षेत्रों में जो विश्वविद्यालय बाकी चीजें बनती तो लोकल इफेक्ट रहता है वहां पे। लोकल जो सड़क छप गुंडे होते हैं ना, विधायक विधायक आ जाते हैं तो डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये दिक्कत वाली बात है। इसका क्या काम है, विश्वविद्यालय को मान्यता देगा, कोर्स और पाठ्यक्रम बनाएगा, शोध और नवाचार को बढ़ा देगा, वित्तीय सहायता। यूजीसी का जितना काम था सारा इसको दे दिया जाएगा। क्यों जरूरत है हैकी की, क्योंकि हमें एकल बॉडी बनानी है। दूसरा, यूजीसी एआईसीटी एनसीटी जो अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, उससे पॉलिसीज का जो तालमेल होता है उसमें कमी होती है। तो हैकी एक ऐसा एकल नियामक निकाय होगा जो एकीकृत से संचालित करेगा, तो इनका आपस में जो क्लैश होता है, टकराव होता है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो एक तरह से तकनीकी शिक्षा, मानविकी, मेडिकल, ये सब कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर सब मिक्सअप होने वाला। अगर एक ही बॉडी, एक ही टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज दे देगा। एक ही टॉपिक को 5 टीचर पढ़ाएंगे, आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मार्केटिंग करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर 1 है यूजीसी नेट का, उसी को 5 लोग पढ़ा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब जो स्टूडेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिलना चाहिए था पेपर 1 को लेकर के, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो आएगा कॉमर्स का आएगा बंदा तो 2 लेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन मिला करके एक क्वेश्चन पूछेगा। आपको लगेगा कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का भी है, कम्युनिकेशन का भी, आईसीटी का भी है, ये बोल ही नहीं पाएंगे किससे बाहर का है। आप समझ पा रहे हैं? अगर एक ही बॉडी है, वो टेक्निकल एजुकेशन भी देख रही है, वो मेडिकल एजुकेशन भी देख रही है, वो ह्यूमैनिटीज भी देख रही है, ट्रेनिंग वाली भी देख रही है, तो जब वो पॉलिसी बनाएगी तो उन सबको ध्यान में रखेगी, ठीक है। और ये सही मायने में मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा होगा, बहुविषय बहुअनुशासनिक शिक्षा होगा। स्टूडेंट को सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है नहीं इसमें।
ह्यूमैनिटीज को लेकर के जो अप्रोच था बदल चुका है। आप लोगों ने अगस्त कामटे को पढ़ा, समाज विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य भी वैज्ञानिक विषय है। आपको बताया मैंने कि कितना साइंटिफिक तरीके से हिंदी साहित्य को पढ़ा जा सकता है। दृष्टिकोण और सोच लोगों का गलत है और वो विषय पे लाद देते हैं और कहते हैं विषय ही ऐसा है। नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। तो अप्रोच बदलेगा आपका तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी? ये सारी चीजें कैसे आएंगी? जब इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जो सबके बारे में जानता है, तो वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देगा, वो आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच देगा। आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, और जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे आपको देखने, समझने, सोचने का दायरा विस्तृत होगा, और जितना दायरा विस्तृत होगा उतना ही आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, सारा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेन पर्पस है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे डिपार्टमेंट्स, इससे स्टूडेंट का नुकसान होगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट्स हैं हैकी के? एक तो एनएचईआरसी है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा कि एनएचईआरसी क्या होता है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो हायर एजुकेशन को नियमित करने के लिए काउंसिल बना दिया। तो अब एक बॉडी है, इसके 4 पार्ट बना दिए। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पॉलिसीज बन रही है या जो रेगुलेशन हो रहा है एक जगह से हो रहा है। ठीक, 4 पार्ट है, इसको बोल दिया कि तुम एजुकेशन का रेगुलेशन करो, तो ये बॉडी स्पेसिफिक केवल रेगुलेशन पे फोकस कर पाएगी। इसको बोला गया कि तुम एक्रीडेट करो नैक, तो ये एक्रीडेशन के काम पे कर पाएगी। पॉलिसी कैसी बन रही? कंबाइन। इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? अलग अलग। तो ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एचईजीसी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल क्या करेगा? अनुदान प्रदान करेगा, फंडिंग प्रदान करेगा। तो तुमसे क्या बोलेगा कि भैया तुम फंडिंग करो। और जनरल एजुकेशन काउंसिलर जो शैक्षणिक मानक है, पाठ्यक्रम संरचना है, तो सिलेबस को लेकर के इनको बोल दिया कि आप बनाइए। तो इससे क्या होगा? नैक को ही नैक कर देंगे अब। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग वही है। अभी के लिए इतना ही समझना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इससे क्या होगा? इनके काम स्पेसिफिक हो पाएंगे। क्या क्या अंतर होगा? एक टेबल दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हेकी क्या क्या है, क्या अंतर है? स्थापना वर्ष 1953 और संवैधानिक दर्जा 1956। ये कब हुआ? प्रस्तावित 2020। अनुदान और कोर्स मानकों का निर्धारण, ये क्या होगा? ऑल इन वन, सारा काम यही करेगा। यूजीसी द्वारा प्रदान की जाती वित्तीय सहायता अब क्या करेगा? हेकी प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विश्वविद्यालयों पर निर्भर जीईसी द्वारा करेगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कौन करता था? यूनिवर्सिटीज करती थी। अब जीईसी बना देगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल, वो करेगी। तकनीकी शिक्षा पहले कौन करता था? एआईसीटी। अब कौन करेगा? हेकी के अंतर्गत ही करेगा, एक ही निकाय हो गया। क्वालिटी मान्यता प्रणाली कमजोर, अब इसमें एकीकृत और कठोर मान्यता प्रणाली। तो अब इतना जल्दी यूनिवर्सिटी कोई नहीं खोल पाएगा। ठीक है, इतना जल्दी कोई विश्वविद्यालय नहीं खोल पाएगा। जिसे देखिए वही खोल दे रहा है। ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह है, परी चौक के बगल में है नॉलेज पार्क 2, वहां पे 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के हैं। जिसे देखो वही खोल देता है यूनिवर्सिटी कॉलेज। और धंधा क्या होता है? पैसा कमाना है। शिक्षा देना उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करना है। तो शिक्षा को बिजनेस बना के रख दिया है इन लोगों ने, हायर एजुकेशन को बिजनेस बना के रख दिया है। घर वाले सोचते हैं कि 5 लाख रुपए फीस है, और उसके बाद से मार्केटिंग ऐसा करते हैं कि पूछो मत। गवर्नमेंट वाले को मार्केटिंग क्यों करेगा? प्राइवेट वाले तो मार्केटिंग करेगा। तो इससे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसकी क्या क्या फायदे होंगे अभी आपको बताया। एक तो एकल बॉडी होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हम कम्पीट कर पाएंगे और रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने क्या किया? इससे पहले जो हमने क्लास किया था योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग की जगह सरकार ने क्या किया? नीति आयोग किया। और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसको डिस्कस किया हमने, उसके नोट्स भी आपके ग्रुप में डले हुए हैं। उसी तरह से यूजीसी को लेकर के हेगी की स्थापना करना। परीक्षा में पूछेगा कि हेगी किसकी स्थापना लेगा? तो यूजीसी, एआईसीटी और अन्य नियामक संस्थान, केवल यूजीसी की स्थापना नहीं लेगा, क्योंकि यूजीसी के अलावा इन सबके काम भी वो करेगा, तो इन सबका स्थान लेगा। हेगी के अंतर्गत कौन सा निकाय उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय अनुदान प्रदान करेगा?
तो अभी आपने पढ़ा कि HEGC जो है वो प्रदान करेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। हेकी के कुल कितने कंपोनेंट्स होंगे? 4 होंगे। अभी आपने देखा 4 की बात किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में एकल नियामक प्रणाली लागू करना, कई सारे बॉडी ना हो, एक ही हो। और कौन सा निकाय पाठ्यक्रम और शिक्षा को मान्यता देगा? तो जनरल जो है वो वाला करेगा। ठीक, तो ये वाला देख लीजिए आप लोग। यूजीसी की कौन कौन सी प्रमुख स्कीम्स हैं जो परीक्षा में पूछ सकता है? तो इसको डिवाइड किया गया है, जैसे अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो स्ट्राइड आपने देखा, पूछेगा निम्नलिखित में से अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी यूजीसी की कौन सी प्रमुख योजना है? तो एक तो यूजीसी की योजना, दूसरा अनुसंधान और नवाचार से पूछा रिसर्च एंड इनोवेशन से, तो स्ट्राइड, यूजीसी केयर और उन्नत भारत अभियान इसके अंतर्गत आता है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। डिजिटल शिक्षा से लेकर के स्वयं, ईपीजी पाठशाला, एनडीएलआई, ठीक है, विद्वान, ये सारे ही आएंगे। एक वीडियो डाला था मैंने, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, वो क्लास होती है हायर एजुकेशन में होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी होती है, तो वो वाली वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया कौन कौन सी बॉडी होती है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे बढ़ावा देती है। तो यूट्यूब पे लिंक है, नहीं मिलेगा तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें बना हुआ सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसको और मैं सिस्टमेटिक करवा दूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे। जो इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वहाँ पे। गुणवत्ता सुधार को लेकर के कौन कौन से गुरु दक्षता, तो गुरु दक्षता से आपको पता चल रहा है कि गुरु का जो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो इंडक्शन का मतलब जो न्यू हायरिंग होती है उनको करना, तो नए शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम देना। अर्पित एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, तो शिक्षकों से संबंधित है, ये योजना है यूजीसी की। क्यों? क्योंकि इन्हीं योजनाओं के थ्रू वो फैकल्टी डेवलपमेंट करेगी, न्यू जो हायर्ड टीचर है उनका ट्रेनिंग करेगी। ठीक है, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम, ये भी टीचिंग डेवलपमेंट से, फैकल्टी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सोशल इंक्लूजन से लेकर के यूजीसी की कौन कौन सी योजना है? तो ईशान उदय, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देती है सरकार, 10,000 रुपए प्रति माह तक की छात्रवृत्ति, ईशान उदय। तो एक बार नाम सुने रहेंगे तो बता पाएंगे। नेशनल फेलोशिप फॉर SC एंड ST, NFSC जो आपको बताया ही था, तो सेम JRF की तरह पे मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो बालिका के लिए एकल शिक्षा, ये वाला मिलता है। गुणवत्ता सुधार और अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी योजना है, तो परामर्श स्कीम, ठीक है, इसमें क्या करना है, अन्य संस्थानों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कि नैक ग्रेडिंग में सुधार करने में सहायता मिले। जैसे कोई यूनिवर्सिटी उसको A++ का मिल गया, तो उसको बोला जाता है भाई आपके एरिया में 2-3 यूनिवर्सिटी और हैं, उनको भी थोड़ा मदद कर दीजिए ताकि उनकी भी गुणवत्ता सुधर जाए। ठीक है, तो परामर्श दे दीजिए उनको ताकि उनकी भी गुणवत्ता सुधर जाए, वहां पे भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, ये भी गुणवत्ता सुधार से है। दीक्षांब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, तो स्टूडेंट दीक्षा, दीक्षा आपको पता ही है, जो शिक्षा के लिए आए हैं, नए प्रवेशित छात्रों के लिए है, उनके लिए योजना है ये। गवर्नेंस और प्रशासन में सुधार के लिए NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसमें क्या करते हैं, NIRF की रैंकिंग आती है, तो यही पूछ लेता है NRIF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों की रैंकिंग प्रकाशित की जाती है, उसमें गुणवत्ता सुधारने के लिए संस्थानों के प्रदर्शन को देखा जाता है कि किसकी रैंकिंग है। CBCS क्या पता है, वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, MOOCs पता है आप लोगों को। ठीक, तो यूजीसी में इतना ही करना है आप लोगों को। मेरी कोशिश थी कि 1 घंटे में आपको यूजीसी के बारे में पूरा बता दिया जाए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 घंटा पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका प्रिंट लेकर के एक बार गो थ्रू कर लेना है, सारी चीजें बता दी गई हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सही हो जाएंगे आप लोगों के, घुमा के भी पूछेगा तो कर पाएंगे आप लोग। ठीक, तो मैं आप लोगों को शेड्यूल शेयर करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर के, अभी से लेकर के 15 तारीख तक लगातार पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि ज्यादा बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, पूरी कोशिश है। और पेपर 1 वालों को एक्सेस दिया ही मैंने, तो वो लोग भी धूमधाम से पढ़ाई करें, उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में।